इस पार्टिकुलर वीडियो में HTML के फॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फॉर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है HTML में। फॉर्म के द्वारा ही यूज़र इंटरेक्ट करता है और आप यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र चाहता क्या है आप कैसे पता करेंगे। तो आप उनसे डेटा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को प्रोसेस करेंगे और स्टोर करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप फॉर्म फिल करवाते हैं यूज़र के साथ, तो वेब सर्वर के माध्यम से, ये वेब सर्वर क्या है तो देखिए, एक होता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब जो यहाँ पे चीज़ें दिख रहे हैं, जो ब्राउज़र में दिख रहा है, वो हो गया क्लाइंट साइड। और जो लॉजिक्स लिखे होते हैं, मान लीजिए कि किसी ने डेटा फिलअप किया और उस डेटा को प्रोसेस करना है और स्टोर भी करना है। ऑफ कोर्स डेटा मान लीजिए फिलअप आप करवाएं फॉर्म के माध्यम से, तो उसे स्टोर तो कीजिएगा ना। कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो स्टोर करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो फॉर्म फिलअप ना करना पड़े। ऑफ कोर्स कई सारे ऐसे फॉर्म भी हैं जो इमीडिएटली कुछ ना कुछ अपडेट कर देते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि डार्क मोड है, ठीक है, एक यहाँ पे टॉगल बटन होगा जिसमें एक डार्क मोड है और एक लाइट मोड है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर वो डार्क सेलेक्ट करता है तो इमीडिएटली अपडेट कर देते हैं उसका कलर। उसी टाइप से कि अगर यूज़र कुछ भी करता है, मीन्स कुछ भी करता है मतलब आप ऑफ कोर्स उसके ऊपर लॉजिक लिखेंगे कि अगर यूज़र के साथ मीन्स यूज़र का इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो चाहता क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ अपडेट कर दें क्लाइंट साइड में ही, या फिर आप बैकएंड में, बैकएंड बोले तो सर्वर। ओके, जब भी आप इंटरनेट का जब भी आप किसी URL को हिट करते हैं तो वो बैकएंड के पास जाता है, और बैकएंड क्या है, वेब सर्वर। तो वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर में लॉजिक के अकॉर्डिंग वो डेटा यहाँ पे रेंडर होगा। अब जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो HTML के फॉर्म में भी होता है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी होता है। तो वो जो है आएगा और ब्राउज़र में डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद वो ऑफकोर्स उसका एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होता है HTML का, और वो यहाँ पे शो होता है। राइट, ये तो बेसिक फंक्शनैलिटी है। तो उसी टाइप से फॉर्म के माध्यम से बड़े आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस करके बाद में दिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सपोज दैट फेसबुक है, तो फेसबुक में जब आप पोस्ट डालते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है वो, ठीक है। तो बैकएंड में जाकर वो स्टोर होता है। उसमें डेटाबेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है स्टोर करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बैकएंड वाला पार्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स बैकएंड में भी एक अब ये बैकएंड में भी डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, ऑफ कोर्स ये बैकएंड का ही पार्ट है। बट हम लोग क्योंकि HTML सीख रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म के बारे में डिटेल में जानेंगे कि फॉर्म का इस्तेमाल करके कैसे यूज़र के साथ हम इंटरेक्ट करें, डेटा को प्राप्त करें, ताकि हम उसे आइदर बैकएंड में प्रोसेस करेंगे या फिर क्लाइंट साइड में ही उसे इमीडिएटली अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्म यूज करते हैं तो वो जो है रैप होना चाहिए फॉर्म के अंदर में, फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट के अंदर में रैप होना चाहिए। फॉर्म एलिमेंट अगर हम बोल रहे हैं तो ओपनिंग फॉर्म टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर और इसके एट्रीब्यूट सबको बोल रहे हैं, यही होता है एलिमेंट। इस कीवर्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई भी ब्लॉग ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टैग्स, जो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, बहुत ब्रॉडली यूज होता है। तो आप प्रॉपरली आप समझ पाएंगे कि ऑथर कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये फॉर्म टैग हो गया। दोस्तों, फॉर्म को जो जब आप सेव करते हैं तो आप वेब सर्वर में सेंड करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। वेब सर्वर जैसे मैंने बताया बैकएंड में जाएगा और बैकएंड में जाकर डेटा को प्रोसेस करना होगा। तो कहाँ पे जाएगा उसका यहाँ पे लिंक दे सकते हैं कि इस URL पे जाएगा। बैकएंड का भी एक URL होता है। अब वो URL डेटा को मीन्स वो URL हिट करेंगे
तो ज़रूरी नहीं है कि डेटा जो वहाँ से प्राप्त होगा आपको हिट करने के बाद क्या होगा, बैकएंड के पास जाएगा। बैकएंड क्या करेगा, बाद में डेटा सेंड करेगा। किस फॉर्मेट में सेंड कर सकता है, HTML के फॉर्म में भी सेंड कर सकता है, या फिर अदर फॉर्मेट में भी सेंड कर सकता है, जेसन डेटा में भी सेंड कर सकता है। तो अगर वो फॉर्म HTML के फॉर्म में सेंड करेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि HTML ऑफ कोर्स जब कंपाइल होगा तो ब्राउज़र उसका यहाँ पे दिखाएगा, बट हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि HTML के फॉर्म में ही दिखे। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो मेनली मेरा क्या है, डेटा को हमको सेंड करना है बैकएंड के पास, तो उसका यहाँ पे पाथ डाल दीजिए। तो पाथ यहाँ पे हो सकता है फुल पाथ भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग किसी दूसरे पेज को यहाँ पे बोल सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंडलिंग फॉर्म। हैंडलिंग फॉर्म लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये हैंडलिंग फॉर्म वाले पेज में चला जाएगा। अभी क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये URL है ही नहीं हमारे पास, तो अभी ये काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स। बट अगर आप एज अ वेब सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो जो URL डालते हैं, देखिए ऐसे डालने का मतलब क्या हुआ, जो हमारा करेंट पाथ है, जो हमारा करेंट पाथ है index.html, इसके जगह पे हमारा आ जाएगा ये वाला हैंडलिंग फॉर्म, और एक्सटेंशन नहीं आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार, मैं इसे सेव कर दिया और यहाँ पे कुछ फॉर्म के अंदर और भी कुछ डालना होता है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे इनपुट फील्ड डाल देते हैं। ये सारे फॉर्म के ही एलिमेंट हैं। टाइप इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट, एंड देन इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, एंड देन इसे रीलोड करेंगे, ये फॉर्म आ गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फॉर्म नहीं भी लिखते तब भी इसका मतलब ऐसा ही दिखता। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप HTML लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। कुछ चीज़ें होते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को देने के लिए भी होता है। जैसे जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद किस लोकेशन पे जाएगा ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ऑफ कोर्स ब्राउज़र को, बट ये चीज़ यहाँ पे कहीं रेंडर नहीं हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन केवल ब्राउज़र को प्राप्त हो रहा है कि अगर कोई बंदा सबमिट करेगा तो ये कहाँ पे जाना, क्या होना चाहिए। तो ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे टाइप हम सबमिट कर देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं, और इसे मैं सेव कर दिया। एंड अभी देखिए सबमिट का बटन आ गया होगा। जब दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे URL पे नज़र रखिएगा। तो देखिए हैंडलिंग फॉर्म आया, बट ये बोल रहा है कि योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड। ऑफ कोर्स ये अवेलेबल नहीं है इसके। अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए जब हम फॉर्म को सबमिट किए तो ये हुआ क्या, ये जो भी हम एक्शन लिखे थे उस एक्शन के अकॉर्डिंग उस पार्टिकुलर URL पे तो लेकर गया। अब URL दो चीज़ होता है, आइदर आप फुल URL दे दीजिए या फिर आप कुछ इस प्रकार से पाथ दे दीजिए, ताकि क्या होगा, जो आपका रूट है, अभी हमारे केस में D समथिंग है, ठीक है। आपके केस में लोकल होस्ट भी हो सकता है। लोकल होस्ट क्या है, आप अपने लोकल सिस्टम में भी एक सर्वर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लोकल होस्ट आ जाता है। या फिर अगर आप इसी को आप मान लीजिए कि सर्वर कहीं और है, सर्वर लेट से आपका सिस्टम भी हो सकता है, ओके, बट लेट से कि सर्वर कहीं और है, वहाँ पे जब हम ये एक URL होगा, उस URL को एक्सेस करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस जगह पे जो है डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम क्या हो सकता है, google.com, facebook.com, worldgyan.com। तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है कि डोमेन नेम हो, और उसके बाद
हम कुछ इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्शन। आई होप कि एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऐसे भी डाल सकते थे, लेट से HTTP एंड देन यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट। अभी के लिए इतना ही कर देते हैं। अगर हम अभी फॉर्म सबमिट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। एक बार बैक जाना पड़ेगा, करेक्ट पाथ में आ गए एंड देन सबमिट करेंगे तो ये चला गया हमारा फेसबुक के पास। बट अगेन फेसबुक तो इस डेटा को प्रोसेस करने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे गया वो उसके इस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है वो लॉजिक लिखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका है ना, किसी दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप सेंड कर रहे हैं डेटा को, तो कैसे वो एक्सेस करेगा। अब वो डेटा जाएगा क्या, कौन सा डेटा जाएगा, तो ऑफकोर्स जो यहाँ पे भेजेंगे वो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड एक है, टाइप उसको टेक्स्ट दे देते हैं, टाइप हो गया टेक्स्ट। इसका नेम है कि मान लीजिए कॉन्टेक्ट अस पेज है, तो कॉन्टेक्ट अस पेज में आप नेम डलवाते हैं, तो हम नेम लिख देते हैं। नेम एक एट्रीब्यूट भी है और नेम आप डलवाएंगे भी यूज़र से कि अपना पहले आप नाम डालिए, बिकॉज पहले पता तो चले कि आप कौन हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेम डलवा सकते हैं, यूज़र के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डलवा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट अस पेज है। तो हम लोग नेम डाल दिए, प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर में हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप टेक्स्ट, टाइप योर नेम, समथिंग लाइक दैट। प्लेस होल्डर क्या है, तो दोस्तों इनपुट फील्ड का इनपुट जो टैग है, इनपुट टैग का ये एट्रीब्यूट है। इससे होता क्या है, जो कुछ भी करते हैं उसका एक मीनिंग होता है HTML में। मीन्स जब वो ब्राउज़र कंपाइल करेगा तो इसी के अकॉर्डिंग जो आप लिखे रहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग वो आपको शो कराएगा वेब पेज में। तो अभी अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए टाइप योर नेम आ रहा है, एक इनपुट फील्ड आ रहा है, एंड देन इसको सबमिट करेंगे। तो जो भी यहाँ पे नेम डालिएगा, नेम हम अभी के लिए डाल सकते हैं आशुतोष। मैं डालकर जैसे ही सबमिट किया तो दोस्तों ऑफकोर्स ये फेसबुक पे जा रहा है। हमें सही करना होगा ये एक्शन। तो एक्शन में जहाँ पे हम सबमिट करवाना चाहते हैं वहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम स्लैश लिख देते हैं, मीन्स हमारा जो डोमेन नेम है उसके बाद डोमेन नेम के बाद सपोज दैट worldgyan.com है, तो worldgyan.com स्लैश उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट। तो वो कॉन्टेक्ट पे जाएगा। contact.html भी हो सकता है, contact.php भी हो सकता है, कुछ एक्सटेंशन भी होते हैं, बट अभी के लिए हम लोग कॉन्टेक्ट लिख देते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और कुछ नेम टाइप कर देते हैं, लेट से आशुतोष, एंड देन सबमिट। तो देखिए यहाँ पर भी ब्राउज़र में भी शो कर रहा है नेम आशुतोष, ये जा रहा है, ये बैकएंड के पास जा रहा है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड करेंगे वो इसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब कलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसका एक अलग तरीका होता है, सब कुछ करने का एक अलग तरीका होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता, उसके लिए कोड लिखे होते, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे सेंड करेंगे, वो सब बैकएंड का काम है। अभी के लिए हम लोग बस सेंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग HTML फॉर्म के माध्यम से हम लोग डेटा को सेंड करेंगे। तो अभी हमारे पास तो एक ही डेटा था, अब नेम कुछ इस प्रकार, अभी केवल हमारे पास नेम था तो नेम हम लोग सेंड किए, ठीक है। तो हम लोग नेम सेंड किए और वो उसे कलेक्ट करेंगे। अब ऑफ कोर्स वो तो बैकएंड वाले जानेंगे कैसे करेंगे, या फिर आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ बट आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो आप सेंड किए वो यहाँ पे दिख रहा है ब्राउज़र में। अब मान लीजिए कोई बंदा अगर पासवर्ड डाला तो पासवर्ड भी यहाँ पे दिखेगा। तो ये तो सही नहीं है कि अगर आप पासवर्ड तो सीक्रेट होता है, अगर वो ब्राउज़र में दिखेगा। और एक प्रॉब्लम है,
ब्राउज़र में अगर दिखेगा तो फिर कई सारे प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं। ऑफकोर्स अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे एक मेथड होता है, एक मेथड को बोलते हैं गेट मेथड और पोस्ट मेथड। तो हम लोग अगर पोस्ट करेंगे तो ये ब्राउज़र में हम नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब मैं एक बार बैक जाता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट से मैं टाइप किया और सबमिट किया, तो देखिए कॉन्टेक्ट पेज में तो गया, बट यहाँ पे ब्राउज़र में नहीं दिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और अगर हमारा मेथड कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड हो जाता है। तो हमारे पास दो मेथड हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए, एक हो गया गेट मेथड, दूसरा हो गया पोस्ट मेथड। ओके, तो अगर हम अभी गेट मेथड है, गेट मेथड में अगर सबमिट करेंगे तो देखिए नेम ब्राउज़र में शो कर रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि इस पार्टिकुलर एड्रेस पे ये जो d/contact:/contact ये है, इस पार्टिकुलर जगह पे कुछ कोई पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये तो हम रीच आउट नहीं कर सकते, बट हम लोग करेक्ट पाथ देते हैं। एंड देन जो भी गेट मेथड से हम लोग पास करते हैं तो हमारा जो फॉर्म बनता है, मेंस जो यूआरएल बनता है, यूआरएल फॉर्म होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्वेश्चन मार्क्स नेम एंड देन अगर कोई और फील्ड है तो एंड यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे एंड लगता है ऐसे। एंड देन अगला सपोज दैट क्या हो सकता है, ईमेल। हम नेम के साथ उनका ईमेल भी चाहते हैं यूज़र का, तो ईमेल लिख देंगे और ईमेल के बाद उनका ईमेल आईडी आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि इस जगह पे एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा कि यूआरएल कैसे फॉर्म हो रहा है गेट मेथड में। अगर आप कुछ भी गेट मेथड ही नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड हो जाएगा। तो इनपुट टाइप जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड था, अब हम यहाँ पे ईमेल कर देंगे। अब ईमेल करने का बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये हम आगे बताएंगे, बट अभी के लिए इतना जानिए कि ईमेल कर देने से इसका जो प्रोसेसिंग होगा इन द फॉर्म ऑफ ईमेल होगा। टाइप योर ईमेल। अब ईमेल और नॉर्मल टेक्स्ट में यही डिफरेंस है कि ईमेल में @ होता है, ओके, जैसे gmail.com, तो जीमेल डॉट लगता है, तो डॉट इज़ मैंडेटरी। डोमेन नेम मीन्स gmail.com एक डोमेन नेम है, @ इम्पोर्ट होना ही चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस इसके अंदर आ जाते हैं, और ऑफ कोर्स इसे जो आपका ब्राउज़र है इसको एज अ ईमेल समझेगा, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं समझेगा। नाउ देखिए ईमेल का एक फील्ड आ गया, तो अभी हम यहाँ पे डालते हैं एंड देन यहाँ पे कुछ भी हम लोग ईमेल डाल देते हैं, तो ईमेल में @ होता है और यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो क्योंकि हमने ब्राउज़र को ये बताया था कि ये जो है नॉर्मल फील्ड नहीं है, ये ईमेल वाला फील्ड है, तो इसे ईमेल की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या बोल रहा है, सबमिट करने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर ए पार्ट फॉलोइंग @ बोल रहा है कि @ के बाद कुछ और इंटर करने के लिए गलत है। ऑफ कोर्स ईमेल तो ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत ही है। तो हम लोग उसको करेक्ट कर देते हैं, जीमेल कर देते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, ये gmail.com कर देते हैं। मीन्स @ के बाद ये कुछ वैलिडेशन ब्राउज़र मीन्स HTML के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। जब ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को देंगे तभी जो है ब्राउज़र समझेगा, अदरवाइज़ ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब दोनों फील्ड तो नॉर्मली दिख रहे हैं, ये भी उसी टाइप का दिख रहा है, ये भी उसी टाइप का दिख रहा है, बट जो डेटा प्रोसेस हो रहा है मीन्स जो आप डेटा प्रोसेस मीन्स जो ब्राउज़र समझ रहा है वो एज ए ईमेल के फॉर्म में समझ रहा है। तो जैसे ही सबमिट किए तो देखिए एंड ऑपरेटर के बाद यहाँ पे नेम आ गया और जो भी आपने पास किया था वो यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से यूआरएल फॉर्म होगा गेट के कंडीशन में। बट एक तो प्रॉब्लम है गेट में कि आपका अगर मान लीजिए पासवर्ड है
तो पासवर्ड भी यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं पासवर्ड, अगर मान लीजिए पासवर्ड होता तो कैसा दिखता, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट टाइप पासवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड अगर करेंगे तो ब्राउज़र उसको एज अ पासवर्ड समझेगा। एंड देन यहाँ पे ईमेल डालना चाहिए था मुझे। अब देखिए ईमेल नहीं डाले तो क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए नेम यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब दोनों का सेम कर दिए थे हम। नेम अलग डालना होगा आपको। इसके लिए टेक्स्ट फील्ड के लिए नेम हो गया, दूसरा के लिए ईमेल, एंड अनदर वन के लिए पासवर्ड। टाइप योर पासवर्ड डाल दिए। नाउ अब हम इसे सेव कर देते हैं एंड हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा क्या पासवर्ड यहाँ पे दिखता है यूआरएल में। तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल दिए एंड देन यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं @gmail.com। कोई भी डाल सकते हैं, करेक्ट बट वैलिड होना चाहिए। एंड देन पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी डालेंगे ना तो स्टार स्टार आएगा। देखिए स्टार आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ब्राउज़र को बताया कि इसे पासवर्ड समझो। दिखने में एक जैसा लिख रहा है बट इट्स अ पासवर्ड। तो पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करें तो देखिए पासवर्ड भी 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ होता है। तो उसे हम लोग गेट मेथड में यूज नहीं करते, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब चलिए इस मेथड के बारे में जान लेते हैं। गेट एंड पोस्ट होता क्या है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब हम लोग को ऐसा लगता है कि मुझे गेट यूज करना चाहिए और कब ऐसा लगता है कि नहीं पोस्ट यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में देखें तो ऑफकोर्स आपको मालूम चल रहा होगा कि पासवर्ड और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसे पोस्ट मेथड में लिखेंगे, गेट में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो दिख जाएगा। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेथड्स हैं गेट एंड पोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप एज अ फ्रेशर मीन्स ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाने पे आपको ये चीज़ें तो पहले पता होते हैं, बट अगर आप बहुत ही बिगनर लेवल पे सीख रहे हैं तो बिगनर लेवल का जो क्वेश्चन होता है या फिर एक्सपीरियंस जो डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर या जो भी बोले, उनको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस है, कब हमें लगता है कि गेट यूज करना चाहिए, कब लगता है पोस्ट यूज करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो गेट मेथड होता है, नेम से ही पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है गेट मेथड। इसका मतलब क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके, क्या चाहिए? तो जो आप डेटा भेजेंगे उसी के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। तो बैकएंड क्या करेगा कि डेटा को आपको सेंड करेगा दिखाने के लिए। अगर आपको डेटा चाहिए तो गेट यूज कर लीजिए, और अगर डेटा भेजना है तो पोस्ट यूज कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपने ये फॉर्म फिलअप किया, बट ये फॉर्म फिलअप बैकएंड में प्रोसेस होगा और बैकएंड में ही रह जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो ये आएगा कि वी विल कॉन्टैक्ट शॉर्टली, बिकॉज ये जो है क्या है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। टाइटल भी हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो दोस्तों क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे पेज है, तो कॉन्टैक्ट अस के कंडीशन में क्या होगा, डेटा बैकएंड में सेव हो जाएगा जाकर, और एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा वहाँ से कि योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सेव्ड और वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, ऐसा करके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा को आपको शो कराना होता है, यूज़र को डेटा सेंड करना होता है। तो एक फॉर्म फील्ड दे देंगे, फॉर्म फील्ड में बोल देंगे कि यहाँ पे आप टाइप करो। तो आप यहाँ पे जैसे गूगल ही ले लीजिए, गूगल में एक सर्च का फील्ड होता है, वहाँ पे आप कुछ डालकर क्लिक करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो ये जाता है बैकएंड के पास, और डेटा को सर्च करके आप जो सर्च किए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी डेटा उसे मिलेगा उसे आपको दे देगा।
तो अगर इस कंडीशन में अगर URL में दिखता भी है क्या आप सर्च कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो डेटा सेंड कर रहा है। तो कई सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो डेटा को यूज़र को दिखाना होता है, और कई बार ऐसे चीज़ें होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करना होता है बैकएंड में, और वहीं पे रह जाता है, और आपको एक इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि डेटा सेव सक्सेसफुली और समथिंग दिस एंड दैट। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर डेटा को पोस्ट करना है मतलब सेंड करना है तो पोस्ट, और अगर डेटा को गेट करना है मतलब प्राप्त करना है डेटा को, तो यहाँ पे यूज करेंगे गेट। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि ब्राउज़र में ऑफ कोर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए और आप बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, गेट ब्राउज़र के URL में दिख जाता है, और पोस्ट जो है URL में नहीं दिखता। और अगला क्या है दोस्तों, कि जब आप गेट मेथड यूज करते हैं तो इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही URL के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप URL के माध्यम से ये सेंड कर रहे हैं, तो एक इसका लेंथ होता है URL का, उस लेंथ तक ही आप सेंड कर पाएंगे। ये लेंथ अगर उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप सेंड नहीं कर पाएंगे, अलाउड नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि URL में इन मीन्स विदाउट लिमिट कुछ भी डाले जा रहे हैं, इसका एक लिमिट होता है। तो ब्राउज़र मीन्स गेट मेथड में क्या एक लिमिटेशन मिल जाता है। लिमिटेशन मिलता है कि जब आप कुछ अगर सेंड कर रहे हैं तो इस लिमिट तक ही सेंड करें। जैसे मैं दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे मतलब उसके लेंथ का एक लिमिट होता है, जाहिर सी बात है। अब आपको लग रहा होगा कि कितना लिमिट है, लिमिट तो बहुत ज़्यादा होता है, और इस टाइप के जो फील्ड्स हैं बड़े आसानी से सेंड कर सकते हैं गेट मेथड से। बट मान लीजिए कि आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट टाइप नहीं, टेक्स्ट एरिया, लेट से टेक्स्ट एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का भी नेम होता है, जैसे इनपुट फील्ड है वैसे ही इसका भी नेम होता है। तो नेम दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, एंड देन पासवर्ड को अभी के लिए हटा देते हैं बिकॉज ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज है। तो यहाँ पे नेम हो सकता है यहाँ पे मैसेज। तो जो टेक्स्ट एरिया है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा टेक्स्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट एरिया है, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, बट आपके पास तो लिमिटेशन है, URL से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सेंड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट तक डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। एंड देन सबमिट, देखिए नेम आया, ईमेल, मैसेज। तो जो बहुत बड़े फॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेशन। और गेट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और पोस्ट डिफ़ॉल्ट नहीं होता, उसे लिखना पड़ता है मेथड पोस्ट। अगर आप ये ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपका नॉर्मली एज अ गेट ही ट्रीट होगा। अगला दोस्तों, अब देखिए गेट मेथड है, अब URL के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसे बुक मार्क्स भी किया जा सकता है। बट आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है कि अगर आप पासवर्ड अगर आप सेंड कर रहे हैं और वो पासवर्ड ब्राउज़र में दिख रहा है। अब इसे हम लोग यहाँ पे गेट कर देते हैं, ब्राउज़र के URL में दिख रहा है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, कोई बुक मार्क्स भी कर सकता है। ठीक है, ये हिस्ट्री में भी सेव हो सकता है। जब आप हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे तो आपको पासवर्ड, जो भी चीज़ जो URL है वो दिख जाएगा, और वहाँ पे पासवर्ड भी दिख जाएगा। कोई बुक मार्क करेगा तो भी ये दिख जाएगा। तो इट्स अ वेरी डेंजरस। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है गेट यूज करके कभी सेंड नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। इसे कैश भी किया जा सकता है,
कैश मेमोरी में सेव किया जा सकता है। पोस्ट को हम लोग ऑफकोर्स कैश नहीं कर सकते क्योंकि डेटा यूआरएल के माध्यम से नहीं जा रहा है। बट आप बोलेंगे कि फिर गेट यूज क्यों करें, हर कंडीशन में पोस्ट क्यों यूज नहीं करें? क्योंकि डेटा तो सेंड करना है, सेंड करना है बैकएंड को। गेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब बैकएंड को छोड़ देते हैं कि बैकएंड उस डेटा को केवल सेव मीन्स प्रोसेस एंड डेटाबेस में सेव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। ओके, बट एज अ नेम, जैसे मैंने पहले बताया था, गेट मतलब होता है कि अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए उसे हम लोग गेट के माध्यम से भेज देते हैं, और जो फॉर्म्स का बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। बट हम भेजते तो दोनों ही माध्यम से, चाहे गेट के माध्यम से भेजें या पोस्ट के माध्यम से भेजें। बट गेट के माध्यम से भेजेंगे तो थोड़ा सा मुझे बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, एंड अगर पोस्ट के माध्यम से अगर भेजेंगे तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो होता है। और दोस्तों एक चीज़ आप और बोलेंगे कि ये जो ब्राउज़र में जो यूआरएल है इसका लेंथ का कोई लिमिट उमिट है क्या? लिमिट मैंने तो ये तो नहीं बताया कभी कि इनफाइनाइट नहीं होता है, बट लिमिट होता कितना है? तो दोस्तों 255 कैरेक्टर जनरली जो होता है, अब ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी भी कर सकता है, बट जनरली 255 कैरेक्टर तक ही वैलिड होता है। मीन्स अगर आप यहाँ पे ब्राउज़र अगर यूआरएल डालें तो आप जैसे मैसेज है तो MESS तो 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर लीजिए। 255 कैरेक्टर तक ही लिमिटेशन है, उतना ही भेज सकते हैं। और 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आप अगर आपने डाल दिया तो आप ऑफकोर्स लिमिटेशन है, नहीं भेज पाएंगे। तो अगर इस टेक्स्ट एरिया में अगर हम 255 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन अगर यूज़र से लेते हैं और गेट के माध्यम से भेजेंगे तो परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा बेटर मिलता है, गेट में थोड़ा सा फास्ट मिलता है, बट ये इन्फॉर्मेशन आप सेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन भी है दोस्तों। और कभी कभी मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटो हो गया, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, या फिर आ, ऐसे डेटा टाइप जो डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हैं वो भी आप यूआरएल के थ्रू नहीं भेज सकते, उसका भी लिमिटेशन है। यूआरएल इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डालकर नहीं भेज सकते। गेट में तो यूआरएल के माध्यम से जाता है तो गेट से नहीं भेज पाएंगे, उसे पोस्ट में ही कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो डेटाज हैं लाइक बाइनरीज, तो वो जो है आप पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, वो सपोर्ट करता है, गेट में नहीं करता, केवल स्ट्रिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप गेट में सेंड कर रहे हैं तो केवल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या है दोस्तों? देखिए डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप में नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब क्या? जो आप टाइप कर रहे हैं कैरेक्टर्स, कैरेक्टर स्ट्रिंग में आ जाता है। तो गेट में केवल स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग गेट एंड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोजेक्ट का डिमांड क्या है, मैटर करता है यहाँ पे। अगर इंटरव्यू में गेट के एडवांटेज अगर पूछें तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा सिनारियो आता है जहाँ पे केवल मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है और बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेकर हम सेंड करके बैकएंड से जो है हम डेटा को फेच कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी डेटा प्राप्त करने के पर्पज़ से अगर हम लोग भेजते हैं बैकएंड को इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग गेट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब इसके कई सारे इसके एडवांटेज भी हैं, क्योंकि ब्राउज़र के हिस्ट्री में रहेगा तो यूज़र फटाक से दूसरे टाइम भी वो डेटा को प्राप्त कर सकता है, राइट। अगर कैश्ड होगा तो बड़े आसानी से डेटा आपको मिल सकता है।
तो कई बार ब्राउज़र खुद कुछ डेटा को स्टोर करता है अपने, मीन्स ब्राउज़र का प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। कभी कभी जो है अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो रीट्राई भी करता है। तो ब्राउज़र से रिलेटेड कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके वजह से गेट में एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि URL बुक मार्क्स है तो एक बार बुक मार्क कर दिए तो आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कीजिए। यही एक एडवांटेज है। पर्पस के अकॉर्डिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म तो आप देख रहे होंगे, बट ये सही डिज़ाइन में, सही स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। तो आप स्ट्रक्चर में इसे लाने के लिए कई सारे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए हम लोग HTML का कुछ जो टैग्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करके करेंगे। जब हम लोग CSS सीखेंगे तो CSS में हम लोग इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर में होना चाहिए और नेम के बाद ईमेल होगा, उसके बाद ये आपका टेक्स्ट, ये जो आपका टेक्स्ट एरिया वाला पार्ट है वो होगा। तो ये अभी के लिए पासवर्ड हम हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, प्लेस होल्डर लिख देने से यूज़र को तो पता चल जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। टाइप योर नेम, ईमेल, ये तो पता चल जा रहा है, बट फिर भी एक लेबल ऊपर में होता है कि ये किस चीज़ का फील्ड है। तो लेबल कैसे देंगे? तो यहाँ पे हम लोग लेबल दे सकते हैं। जस्ट यहाँ पे डालेंगे लेबल, बहुत आसान है। जैसा नेम है वैसा ही इसका काम भी है। लेबल यहाँ पे डाल दिए, और क्योंकि ये नेम का फील्ड है तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेम, कुछ इस प्रकार से नेम कॉलन। अभी देखिए, अभी अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो नेम कॉलन आ रहा है, तो अभी कुछ बढ़िया दिख रहा है। तो उसी टाइप से हम लोग मल्टीपल लेबल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी लेबल डाल देते हैं, ईमेल के लिए एंड देन मैसेज के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल एंड देन यहाँ पे हो गया मैसेज। समथिंग लाइक दैट। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। देखिए अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है कि ये नेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप योर नेम, तो वो नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ईमेल है तो ईमेल टाइप कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, देन सबमिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम लोग एक UL टैग यूज कर लेते हैं। UL एक अनऑर्डर लिस्ट है। लिस्ट मीन्स क्या? लिस्ट अब बनाते हैं ना कॉपी में, उसी टाइप का है, बट उसका कोई ऑर्डर नहीं है तो उसे UL लिखते हैं। अब UA में हम लोग LI लिख सकते हैं, मीन्स होता है पहला लाइन लिखे फिर दूसरा लाइन फिर तीसरा लाइन, तो उसी के लिए हम लोग LI यूज करते हैं। तो इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है वो इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट मतलब एक के बाद एक आएगा। जैसे ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इनपुट है उसका यहाँ पे आ गया, उसके बाद नेक्स्ट वाले का आ गया। बट अगर आप ब्लॉक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं तो पूरा विड्थ ले लेता है आपका, जो भी ब्राउज़र का पूरा लाइन है, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, पूरा हॉरिजॉन्टल विड्थ वो ले लेता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक के बाद नीचे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐसे करके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड देन मल्टीपल LI कर देते हैं हम लोग, मीन सभी के लिए, ईमेल के लिए एंड देन टेक्स्ट के लिए। एंड देन यहाँ पे ईमेल वाला यहाँ पे डाल देते हैं इस वाले फील्ड में, ईमेल यहाँ पे डाल दिया। एंड देन अगला हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, मीन्स मैसेज के लिए यहाँ पे डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर कर देते हैं, तो जस्ट फॉर्मेट सिलेक्शन, अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है। अब देखिए अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, जो कि ये जो
छोटा सा बिंदी करके ये बुलेट पॉइंट जैसा कुछ दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने li यूज किए, ठीक है। बट ये एक के बाद एक आ रहा है क्योंकि ये पूरा ब्लॉक स्कोप ले रहा है, ये जो li है पूरा ब्लॉक स्कोप ले रहा है। बट दोस्तों आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कि जो फॉर्म्स होते हैं पहले से कुछ ना कुछ फील्ड होते हैं, तो अगर आपको ऐसा करना है तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू आप देंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट नेम, डिफ़ॉल्ट नेम लिख सकते हैं। तो DE, दोस्तों अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर देना चाहते हैं तो वैल्यू के अंदर आप लिख सकते हैं। अब इसको यूज़र ओवरराइड कर सकता है, डिफ़ॉल्ट नेम ही कर देते हैं। तो जो कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। तो यूज़र चाहे तो इसे एडिट कर सकता है या फिर इसे रिमूव करके अपना नेम, अपना सही वाला नेम इंटर कर सकता है। तो अगर ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए अपडेट, फॉर्म को अपडेट करवाना है तो उसमें पहले से डेटा कुछ फील्ड आना चाहिए, मतलब प्रीवियस डेटा। अब जैसे यूज़र ने एक बार डिटेल डाला और डालने के बाद फॉर्म को सबमिट किया और वो बैकएंड में जाकर स्टोर हो गया। अब उस फॉर्म को फिर से अपडेट करना चाहता है, तो अपडेट करने के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन वो सेंड करेगा बैकएंड को, मे बी गेट मेथड से भी कर सकता है कि हमें अपडेट करना है, ओके। तो वहाँ से डेटा आएगा, वो डेटा पहले से फील्ड होना चाहिए, प्रीवियस डेटा जो उन्होंने इंटर किया था वो फील्ड होना चाहिए। तो वैल्यू के अंदर उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसको सेट करके रेंडर करेंगे तो यहाँ पे वो दिखेगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है। हम लोग जब कोडिंग करते हैं और बहुत ही एडवांस, एक बहुत ही बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में मैनिपुलेट करने का जो आपका ये जो HTML का कोड लिखे, इसको मैनिपुलेट करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो आपको जावा स्क्रिप्ट से भी मिल जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड करके आप इंटायर HTML के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप बड़े आसानी से कर सक मीन्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। बट मेन यही है कि ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वैल्यू के अंदर जो कुछ भी सेट होगा वही आपको यहाँ पे रेंडर करके दिखाएगा। तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो यहाँ पे वैल्यू के अंदर आप सेट कर सकते हैं। अब ये सब जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली आपने क्लास देखा होगा, आईडी देखा होगा, बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका भी नेम एंड क्लास हो सकता है, इसका अलग से कोई डिज़ाइन करना है तो आप जो है क्लास यूज कर सकते हैं कि ये कॉन्टेक्ट वाला क्लास है, तो सपोज दैट यहाँ पे क्लास लिख दिए तो इसको लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कर दिए। या फिर फॉर्म वाला क्लास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल बूटस्ट्रैप एक पहले से बना बनाया एक लाइब्रेरी मिल जाता है CSS का डिजाइनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे पहले से ही कुछ कोड लिखा होता है, बस आपको क्लास यूज करना होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्लास भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में कैसे यूज करेंगे, जस्ट नेम के बाद यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है। आईडी भी यूज कर सकते हैं, आईडी अपने आप में यूनिक होता है, तो क्लास यूज कर सकते हैं, आईडी यूज कर सकते हैं। और अलग अलग जो टैग हैं उसके अलग जो अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट बोले तो मतलब पूरा ये पूरे पार्ट को बोल रहे हैं। फॉर्म एलिमेंट मतलब फॉर्म के अंदर जो कुछ भी है ये सब आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे ये एट्रीब्यूट देख रहे हैं ये बहुत ही कॉमन है और इसे आपको याद करने की याद ही कर लीजिए और बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। आपने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट तो देखा, बट
बटन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बटन। तो बटन ऐसा नहीं होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसे क्लोज करना पड़ता है। जैसे हमारा टेक्स्ट एरिया को ओपन किए और क्लोज किए, उसी टाइप से हम लोग बटन को ओपन करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे, तब ये जाकर वैलिड फॉर्म हुआ। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है सबमिट। अगर आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट यूज कर लीजिए, और अगर सबमिट नहीं करना चाहते और एक नॉर्मल बटन की तरह बिहेव करे तो आप इसे यहाँ पे बटन भी लिख सकते हैं, बटन एंड लेट्स रिफ्रेश। ये देखिए बटन है, ये बटन पे क्लिक करने पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये फॉर्म पोस्ट नहीं होगा। फॉर्म पोस्ट तभी होगा जब टाइप जो एट्रीब्यूट है इसमें पोस्ट डालेंगे तब। बटन का यहाँ पे आपको बीच में नेम देना पड़ेगा, तो हम लोग नेम दे देते हैं सबमिट। इवन इफ कि यहाँ पे सबमिट लिख दिए फिर भी ये सबमिट फॉर्म नहीं होने वाला। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका टाइप अब सबमिट, अब इसका बटन है, सबमिट नहीं है। टाइप सबमिट करेंगे तो ये जो भी मेथड है, ये जो फॉर्म है वो पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट एंड देन यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे। तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों इंटरव्यू में कि टाइप बटन एंड सबमिट में क्या डिफरेंस है। दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, यूज़र को बटन भी ऐसा ही दिखेगा, देखिए सबमिट भी बस उसी टाइप का दिख रहा है, बट दोनों में एक डिफरेंस यही है कि सबमिट करेंगे तो हम ये ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये नॉर्मल बटन नहीं है, इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए है। अब बटन टाइप बटन करके क्या सबमिट नहीं करा सकते? करा सकते हैं। उसके लिए हम लोग को मे बी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़े कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक करने के बाद ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, और ये जो फील्ड्स हैं, फील्ड के वैल्यू को कलेक्ट करके सबमिट हो जाएगा। तो आप जो है जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से ही होते हैं, और आपको ये वाला चीज़ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो आप फॉर्म के अंदर रैप किए हैं सभी को, इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है बेसिकली सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से और उसे एपीआई कॉल कर देगा। मतलब ये इन्फॉर्मेशन गेट, पुश, पोर्ट, पुस्ट, कई सारे मेथड हो जाते हैं। गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भेज सकता है बैकएंड को। तो अगर हम यहाँ पे बाय द वे अगर हम इसे रिमूव कर दें, रिमूव मीन्स क्या? आप देखिए कमेंट किए हैं, कमेंट करने का एक तरीका होता है, ये सिंबल होता है। अगर आप ये कर देते हैं तो कमेंट हो जाता है। मैं तो शॉर्टकट यूज करके कमेंट कर दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जैसा फॉर्म है वैसा ही दिख रहा है, बट इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, और सबमिट करने से भी आई थिंक कुछ नहीं होगा क्योंकि फॉर्म मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे हम सबमिट करके एक बार चेक कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एंड सेव करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर्म तो मौजूद ही नहीं है। तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर पे यूज़र को तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा अभी भी दिख रहा है, बट ये जो फॉर्म है, फॉर्म अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। कई बार जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से करते हैं तो इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ता है, और टाइप सबमिट की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम लोग ऑफकोर्स सबमिट तभी हम यूज करें जब इस फॉर्म को सबमिट कराना है, अदरवाइज़ हम लोग नॉर्मल बटन यूज कर सकते हैं। और इस बटन के क्लिक पे, इस पार्टिकुलर एक्शन पे, इस पार्टिकुलर इवेंट पे हमारा जावा स्क्रिप्ट पे कोड लिखा रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके बैकएंड को सेंड करेगा, और गेट में भी कर सकता है, पोस्ट में भी कर सकता है। जावा स्क्रिप्ट के पास वो सब फैसिलिटी अवेलेबल है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे बटन के लिए यहाँ पे सबमिट लिखे या जो कुछ भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं, उसी टाइप से बाय डिफ़ॉल्ट अगर लिखना है, कुछ भी नेम लिखना है टेक्स्ट एरिया के लिए, तो बीच में हम लोग लिखते हैं। तो लेट से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर इसके बीच में लिखेंगे तो हमारा, मैं इसे सेव कर दिया,
और इसे जैसे ही रीलोड करूँगा तो देखिए डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे अपीयर हो गया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए ये हो गया। तो आपने अभी इनपुट और टेक्स्ट एरिया के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, और यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट हैं, और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ओके, अब इसके यूज केस पे डिपेंड करता है कि कौन से एट्रीब्यूट को कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेम का पर्पस पता चल गया, अब सबका पर्पस आपको पता होना चाहिए। प्लेस होल्डर का पर्पस पता चल गया, वैल्यू का पर्पस पता चल गया। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे टाइप हम लोग कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों टाइप हिडन भी दे सकते हैं। टाइप हिडन देंगे तो क्या होगा, टाइप हिडन अगर देकर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये हाइड हो गया। बट आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, हम हाइड करवा रहे हैं तो यूज़र तो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो ये हिडन का पर्पस क्या है। तो दोस्तों ये जो टाइप हिडन आप यहाँ पे ये एट्रीब्यूट का जो टाइप हिडन दे रहे हैं, इसका भी पर्पस है। ठीक है, इसका क्या पर्पस है, कई बार ऐसा होता है जो यूज़र को मुझे शो नहीं कराना, वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं। सपोज दैट आईडी, मान लीजिए कि अपडेट करना है, फॉर्म को अपडेट करने के लिए ये तो जो भी अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड डेटा है, वो तो बैकएंड को भेजेंगे, बट किस यूज़र का ये डेटा अपडेट करना है ये भी तो भेजना पड़ेगा। तो यूज़र, अब जो यूज़र पहले से जो फिल कर रहा है तो उसको ये जानने की क्या आवश्यकता है, मीन्स यूज़र को हम क्यों बताएंगे कि आपकी का डेटा अपडेट होने वाला है। ये तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताकर भी किया जा सकता है। तो आप हिडन फील्ड में उस डेटा को स्टोर कर दीजिए ताकि यूज़र उसको अपडेट नहीं कर सकता। आपको जैसे आईडी, आईडी क्यों अपडेट करेगा, बट आईडी तो चाहिए ताकि आईडी से ये पता चलेगा किस यूज़र का डेटा मुझे अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में टाइप हिडन यूज कर सकते हैं और नेम आईडी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो अपडेट के कंडीशन में वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे ताकि वो आईडी जो है एडिट ना कर पाए। और कई बार ये आईडीज जो होते हैं ना, यूज़र को नहीं बताया जाता, मतलब जो रेफरेंस नंबर हो गया ये सब तो बताया जाता है, बट कोई भी फॉर्म है अगर वो सेव होता है तो बैकएंड में कई सारे यूज़र का डेटा सेव होता है। और कई बार आईडी के फॉर्मेट में, मीन्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस यूज़र का डेटा स्टोर है, तो हर एक यूज़र का एक स्पेसिफिक आईडी होता है। ओके, या फिर फॉर्म जैसे डेटाबेस में सेव होगा तो ऐसे होगा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये 1 2 3 देख रहे हैं ना, ये आईडी है। तो मुझे अब 3 वाले को अपडेट करना है, मुझे 3 सपोज है 3 वाले को अपडेट करना है या 2 वाले को अपडेट करना है। तो डेटाबेस में कौन से रो को अपडेट करना है ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है सेंड करना पड़े। तो ये इस टाइप के जितने भी इंफॉर्मेशन है जो यूज़र को नहीं पता चलने चाहिए, बट एज अ प्रोग्रामर आप उसे सेंड करा सकते हैं, तो उसे हम लोग हिडन फील्ड के द्वारा कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज होता है, बट कई सारे पर्पस में ये यूज होता है। मैं भी अपने डेवलपमेंट के दौरान इस जो टाइप हिडन है उसका बहुत इस्तेमाल किया हूँ। तो जो इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट है उसके जो वैल्यूज़ हैं उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो हो जाता है यहाँ पे हिडन। एंड देन एक बटन जो अभी मैं बताया, टाइप बटन हो सकता है, इनपुट का भी टाइप बटन हो सकता है, टाइप सबमिट भी हो सकता है। इनपुट के टाइप के बारे में बात करें तो हिडन हो गया, ईमेल हो गया, उसके बाद चेक बॉक्स हो गया। अगर हम इसे चेक बॉक्स कर दें तो क्या होगा, देखिए चेक बॉक्स करके दिखाते हैं। चेक बॉक्स यहाँ पे कर दिए और इसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए चेक बॉक्स आ रहा है, इसे चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। तो ये भी टाइप हो गया। बट इस चेक और अनचेक के केस में ये प्लेस होल्डर का ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, तो इसे रिमूव कर सकते हैं। ये यूज नहीं करते क्योंकि टाइप चेक बॉक्स है ना, उसके लिए प्लेस होल्डर क्या कहाँ दिखाएंगे चेक बॉक्स में। तो ये चीज़ें हैं। तो ये टाइप हो गया चेक बॉक्स। एंड देन हम लोग
कर सकते हैं कलर। अब ये कलर का क्या यूज है देखिए, करके देखते हैं। तो देखिए कलर, मैं रिफ्रेश किया तो ये देखिए कलर पिकर आ गया। क्या बेहतरीन, यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करवा सकते हैं। यूज़र कभी कभी कलर जो है सेंड करता है, बैकएंड को बोलता है कि इस कलर में मुझे चाहिए, तो कलर यहाँ पे भेज दीजिए। ऐसे कलर का हमेशा तो नाम तो नहीं होता है कि ब्लैक वाइट, कभी कभी होता है ब्लैक एंड वाइट का थोड़ा मिक्स, कभी कम वाला ब्लैक। तो इस टाइप से सारा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, ब्लू कितना होगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से डेट पिकर आ जाता है कलर, इनपुट टाइप कलर यूज कर देने से। डेट डेट भी कर सकते हैं। सपोज ए डेट ऑफ बर्थ अगर डलवाना है किसी को, तो आप यहाँ पे डेट यूज कर लीजिए। डेट अगर यूज करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से कैलेंडर जैसा ओपन हो जाएगा। तो ये टाइप हो जाता है, ये टाइप हो गया डेट। एंड देन डेट टाइम भी होता है, और भी होता है, डेट एंड डेट टाइम होता है। डेट टाइम लोकल भी होता है। डेट टाइम लोकल कैसा दिखता है देखिए, मैं दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से डेट तो भी डलवाएंगे, उसके साथ साथ टाइम भी फिलअप करवा सकते हैं कि इतना तारीख इतना टाइम, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे लग रहा होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, कलर हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, डेट टाइम लोकल हो सकता है, बटन हो सकता है, सबमिट हो सकता है, और उसका एक अलग पर्पस होता है। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और इसका अब ये तो याद करने वाला चीज़ है और बड़े आसानी से याद भी कर सकते हैं। टाइप ईमेल है, ईमेल क्या याद नहीं रहेगा, ईमेल के लिए ईमेल, डेट टाइम के लिए डेट टाइम। अब ये थोड़ा लोकल इसमें ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी दोस्तों अगर माइंड से फिसल भी जाता है, अगर आपको याद नहीं होता है, तो टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, और टेक्स्ट एडिटर भी वो सजेस्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे डेट टाइम ही यहाँ पे डाला, बट यहाँ पे सजेशन में हमारे पास ऑप्शन आ गया कि डेट टाइम लोकल। ठीक है, डेट टाइम लोकल मीन्स इसमें टाइम जोन नहीं होता। टाइम जोन मीन्स क्या होता है कि टाइम तो डाल रहे हैं, बट कौन वाला टाइम, इंडिया वाला या यूएसए वाला। तो यहाँ पे इसीलिए लोकल यूज करते हैं। इसमें हम लोग टाइम जोन नहीं होता। डेट टाइम पे क्या होगा देखिए, देखते हैं। डेट टाइम को अगर हम रीलोड करेंगे तो डेट टाइम काम नहीं कर रहा। ऑफकोर्स ये मौजूद नहीं है, डेट टाइम लोकल ही लिखना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए फाइल है, फाइल को आप सेंड करना चाहते हैं बैकएंड में। फाइल मीन्स डॉक्यूमेंट, जैसे पीएनजी हो गया, मीन्स फ़ोटो हो गया, वीडियोज़ हो गया, ऑडियो हो गया। तो उस कंडीशन में टाइप यहाँ पे डाल सकते हैं फाइल। यहाँ पे डाल दीजिए फाइल। फाइल अगर डालेंगे तो ये क्या करेगा, आपको ब्राउज़ करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे क्लिक करेगा तो चूज फाइल में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्या हो जाता है उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मंथ भी डाल सकते हैं। मंथ अगर डालेंगे तो लेट से, तो यहाँ देखिए मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, केवल मंथ। तो मंथ भी हो गया। एंड देन नंबर, यहाँ पे नंबर भी कर सकते हैं। नंबर इट मीन्स व्हाट, सपोज दैट आपको आईडी डलवाना है, और आईडी डलवाना है या फिर एज डलवाना है लेट से। तो एज क्या कैरेक्टर में तो नहीं हो सकता है, कैरेक्टर को स्ट्रिंग भी बोलते हैं। डेटा टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, वो नंबर ही होगा। तो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। नंबर डालकर अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें और यहाँ पे टाइप करें, तो दोस्तों हम लोग कोई भी कैरेक्टर नहीं डाल पा रहे हैं। इवन कि मैं टाइप कर रहा हूँ, कैरेक्टर नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, बट नंबर हम यहाँ पे टाइप कर पा रहे हैं। तो यूज़र को फोर्स कर सकते हैं कि गलती से अगर कोई कैरेक्टर डाल दिया तो नहीं डाल सकता, वो नंबर डालेगा, मतलब वो अलाउ ही नहीं करेगा। अब ई जो है ई डाल सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ई जो है आपको नंबर में भी आ जाता है। अब उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। देखिए ये वाला चीज़, ये वाला फीचर भी आ गया क्योंकि ये नंबर है। यहाँ पे हम इनपुट टाइप नंबर कर दिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट के जो वैल्यूज़ हैं उसका डिफरेंट पर्पस होता है,
और बहुत ज़रूरी है आपको याद करना और इसके बारे में जानना। अब दोस्तों कई बार स्लाइडर देखे होंगे, स्लाइडर कैसे आता है? तो दोस्तों स्लाइडर के लिए इनपुट का जो टाइप है वो टाइप आपको रेंज डालना होता है। रेंज डालेंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो रेंज डालिएगा तो कुछ इस प्रकार से बार आ जाएगा, स्लाइडर आ जाएगा, आप उसे स्लाइड करके वो यहाँ पे सेट कर सकता है। तो अलग अलग टाइप से इंफॉर्मेशन यूज़र से लिया जा सकता है। आप किस टाइप का फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं और किस टाइप का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वैसे आप यहाँ पे इनपुट का टाइप जो एट्रीब्यूट है उसके वैल्यू को सेट कर सकते हैं। देखिए टाइप इनपुट जो टाइप है एक एट्रीब्यूट है और इसका वैल्यूज़ होता है रेंज, ईमेल, टाइम मीन्स टेक्स्ट, वो सब। अब देखिए टाइप URL भी हो सकता है। URL डालेंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। URL डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है, बट यहाँ पे आप URL डाल सकते हैं। ओके, URL अगर आप डालते हैं यहाँ पर तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, ईमेल के कंडीशन में क्या था, ईमेल और टेक्स्ट सेम ही देख रहे थे, बट ईमेल में एक वैलिडेशन था। वैलिडेशन क्या था कि आप जो है ईमेल जो डाल रहे हैं उसमें @ होना चाहिए, वो ईमेल जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत आप डाल दिए, वैलिड ईमेल डालिए। तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो मीन्स ब्राउज़र को पहले पता रहता है, कुछ जो बेसिक वैलिडेशन होता है वो पहले से पता किया हुआ रहता है, ब्राउज़र करके रखता है कि अगर ईमेल है तो ईमेल जैसा बर्ताव होना चाहिए और ईमेल जैसा ही दिखना चाहिए। तो उसी टाइप से अगर URL है तो URL जैसा ही दिखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर URL, मीन्स जो हम URL डालें हैं वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट URL हमें डालने की आवश्यकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। अब एक और है टाइप, हम लोग वीक भी डाल सकते हैं। वीक मीन्स आपको पता होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और कौन से वीक वो भी यहाँ पे डलवा सकते हैं यूज़र को, वीक 38 2022। तो दोस्तों आपने इनपुट फील्ड के बारे में जाना, इनपुट के जो टाइप के वैल्यूज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट टाइप के जो वैल्यूज़ हैं। दोस्तों लेबल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों एट्रीब्यूट मिल जाता है, वो है फॉर। फॉर मतलब ये जो लेबल है वो किसके लिए है, तो हम लोग फॉर में यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर में बोल देंगे ID, यहाँ पे ID हम डिफाइन कर देते हैं कि ID इज इक्वल टू ईमेल के लिए ही बस लिख देते हैं, बट फॉर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए अगर हम लोग ईमेल पे हम लोग किए थे, आपको याद होगा, तो ईमेल पे किए थे तो जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यूज़र को यहाँ पे फोकस कर देगा। जैसे ईमेल पे इस पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे टाइप करना है, तो ये किसके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस होके आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो लेबल है ऊपर दे दिए, सपोज ये सभी का लेबल हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिख दे रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा कि ये जो, अब मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि अब ये नेम टाइप करो या ईमेल टाइप करो, तो ईमेल कैसे वो टाइप करेगा, कहाँ है ईमेल का फील्ड, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेगा ईमेल पे फोकस हो जाएगा। तो इसका एक यूज केस होता है, इस कंडीशन में तो ऑफ कोर्स यूज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे थोड़ी ना कोई यूज करता है, बट कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं, वहाँ पे आप लेबल फॉर लिख सकते हैं। फॉर एक एट्रीब्यूट है और वहाँ पे जो बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जहाँ पे
उसे वैल्यू डालने की आवश्यकता है, वहाँ पे वो फोकस कर देगा, वहाँ पे वो चला जाएगा। दोस्तों आपने यहाँ पे नंबर, इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नंबर में भी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बोलें कि आप जो है इसी रेंज में डाल सकते हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप डालेंगे नंबर हो गया या कुछ भी, लेट से नेम ही ले लीजिए, तो नेम के कंडीशन में टेक्स्ट डाल सकते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेम है ना, वो जो है 4 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी का नेम होता नहीं। कोई अगर बोलता है मेरा नाम ए है, तो रियलिटी में ए तो नाम नहीं हो सकता, कम से एटलीस्ट 4-5 डिजिट कैरेक्टर का तो होगा ही। तो उसी लिए उसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम लेंथ, तो मीन लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिनिमम लेंथ हम लोग बोल सकते हैं 4, ये 4 एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और सपोज एट एच डालता हूँ और मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ लेंथ दिस टू 4 कैरेक्टर और मोर, और हम अभी एक ही कैरेक्टर डाले हैं, तो ये बोल रहा है कि कम से कम 4 कैरेक्टर होने चाहिए। और मैक्स लेंथ भी वो कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अलाउ करते हैं कि इसी रेंज में आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो मैक्स लेंथ सपोज एट 8 हम कर सकते हैं, इससे बड़ा नेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब डेटा को बहुत बड़ा नेम रहेगा तो शो कराने में दिक्कत होगा। तो आप इसी रेंज में डालिए, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अगर 8 के बाद हम डाल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम उस लेंथ के बाद अब यहाँ पे डाल भी नहीं पा रहे हैं, और मिनिमम लेंथ अगर आप डालेंगे मीन्स मिनिमम से कम जो 4 डिजिट आपने यहाँ पे डाला था, तो 4 से कम डालेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि इट्स नॉट अलाउड, ये वैलिड नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ब्राउज़र को दे सकते हैं थ्रू दिस एट्रीब्यूट मीन लेंथ एंड देन मैक्स लेंथ। दोस्तों अगर इनपुट टाइप अगर फाइल अगर है, तो फाइल के केस में एक और एट्रीब्यूट मिल जाता है, मीन्स अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट का ही सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी एट्रीब्यूट सभी के लिए वैलिड होगा। जैसे अगर आप इमेज कर रहे हैं तो इमेज के लिए अल्ट होता है, तो अगर हम इमेज यहाँ पे डालेंगे इमेज टैग, तो लेट से IMG लिख देते हैं, इमेज के लिए होता है। इमेज के लिए SRC हो गया और अल्ट हो गया। SRC मतलब उसका सोर्स क्या है, जहाँ पे इमेज स्टोर है, कौन से इमेज, तो उसका आप फाइल उसका पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज है D ड्राइव में अगर सेव है तो उसका एक पाथ होता है, ओके, वो पाथ यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन अल्ट मतलब उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये इमेज जो है किसके बारे में है, तो वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस एट्रीब्यूट डिफाइंड है अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। मतलब और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कि कभी इमेज अगर मौजूद नहीं हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन शो करेगा। ओके, तो इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ब्राउज़र्स डू नॉट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज रेफरेंस्ड बाय द एलिमेंट। इन दिस केस फॉर नॉन ग्राफिकल ब्राउज़र इंक्लूडिंग दोज used by people with visual impairments, if the user chooses not to display image, or if the browser cannot display the image because of its invalid or unsupported types, तो इस कंडीशन में दोस्तों अल्ट यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, बट अभी के लिए यही समझिए कि एक तो हो जाता है SEO पर्पज़ से, इमेज के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इमेज अगर कभी मौजूद नहीं हुआ, इसका फाइल सपोर्ट नहीं किया या किसी भी रीज़न से डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वहाँ पे ये जो अल्ट वाला जो पार्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फाइल के बारे में बता रहा था, तो जो फाइल है उसमें एक अलग फाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट आपको मिल जाता है।
इस एट्रीब्यूट का मतलब क्या है दोस्तों? इस एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि इसका जो टाइप है ना, टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से टाइप को आप सपोर्ट करते हो। तो वो यहाँ पे कौन सा टाइप सपोर्ट करते हो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे एक्सेप्ट में हम लोग करेंगे कि ये होना चाहिए इमेजेस, लेट से इमेज, इसका टाइप होना चाहिए पीएनजी, पीएनजी को सपोर्ट करेंगे। देन इमेज, इसका टाइप होना चाहिए जेपीईजी। तो इसी टाइप को एक्सेप्ट करेगा और रेस्ट ऑफ दिस जो टाइप है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दोस्तों याद रखिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। बट दोस्तों अगर आप फाइल अगर यूज कर रहे हैं, अगर फाइल को सबमिट करना चाहते हैं, तो इवन इफ कि आप यहाँ पे पोस्ट करें, ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। पोस्ट में आप जो है एक और एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस टाइप। मतलब कि इस किस फॉर्मेट में ये जो है इनकोडेड होगा, ये जो फॉर्म का डेटा है वो किस फॉर्मेट में इनकोडेड होगा, आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जब वो पोस्ट होगा तो किस फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL इनकोडेड, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, टेक्स्ट प्लेन, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में जाएगा या किस फॉर्मेट में जाएगा, किस फॉर्मेट में इनकोडेड रहना चाहिए। तो ये जो है ब्राउज़र को बता सकते हैं, और जब सर्वर को सबमिट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में डेटा हमारा सबमिट होगा। तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अगर हम यूज करते हैं तभी हमारा जो फाइल है उसे हम सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज को कैसे सेंड करेंगे? अगर कोई बोलेगा कि मुझे इमेज भेजो, तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में तो नहीं कर सकते ना, उसे तो आप अलग फॉर्मेट में भेजिएगा। तो उसी टाइप से है कि अगर इनकोड करेंगे तो टेक्स्ट में कैसे इनकोड करेंगे इमेज को, नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करते हैं। अगर कोई फाइल अगर पोस्ट कर रहे हैं तो अगर टाइप फाइल है तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कीजिए, अदरवाइज़ आपका, आप बोलेंगे इमेज क्यों नहीं आ रहा है, इमेज तो मैंने भेजा था। तो कभी कभी जो है दोस्तों ये चीज़ मिस हो जाता है। इवन इफ कि आपको ये पता होगा, फिर भी कभी जब भी आप परेशान रहेंगे कि इमेज यहाँ से भेजे बट वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे है? सर्वर क्लाइंट साइड में है या सर्वर साइड में कुछ अलग कोड ब्रेक होने की वजह से ऐसा हो रहा है? तो इवन इफ की जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ये डालना। तो इसका मतलब ये है। दोस्तों जो नॉर्मल इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन एक्स, ये वाला होता है। मैं टाइप डालता हूँ एप्लीकेशन /x www फॉर्म URL इनकोडेड, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, मतलब क्या, जितना भी स्पेस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब यही है, प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं उसका जो है एक कोड होता है, उसको बोलते हैं एस्की कोड, ASCII। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि इस फॉर्मेट में इसका हर एक कैरेक्टर का, हर एक नंबर का, जो भी आप कीबोर्ड में जो कुछ भी देख रहे हैं उसका एक एस्की कोड होता है। अब जैसे एस्की कोड हम यहाँ पे गूगल में सर्च करके दिखाते हैं, एस्की कोड ऑफ A to Z। अब देखिए इसका एक मीनिंग है, बाइनरी कैरेक्टर टेबल। तो A का मतलब हो जाता है 097, B का मतलब हो जाता है समथिंग लाइक दैट। तो A से लेके Z तक उसके एस्की कोड यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब आप कुछ इस फॉर्मेट में डालते हैं, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो होता है एप्लीकेशन XWW फॉर्म इनकोडेड। इसमें क्या होता है कि जो भी आप डेटा सेंड करेंगे उसमें जो स्पेस होता है, स्पेस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और
जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, स्पेशल कैरेक्टर इट मीन्स सपोज एट दी रेट हो गया, ओके, तो मॉड्यूल हो गया, एट दी रेट हो गया, डॉलर हो गया, तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसकी कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर किसी फाइल को अपलोड करना है तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यही होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर कोई इनकोडिंग विदाउट इनकोडेड अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्लेन कीजिए, तो प्लेन टेक्स्ट में सबमिट होगा। तो हम यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे आपने गेट के कंडीशन में भी देखा था। गेट के कंडीशन में आपने देखा था कि ये लेट से दिखाते हैं हम फिर से। हम यहाँ पे कुछ भी डालें एंड देन यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, तो एट दी रेट होना चाहिए एंड देन यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो देखिए जो हमारा स्पेस है वो प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर देख सकते हैं, मतलब जो एट दी रेट है स्पेशल कैरेक्टर है, वो इसकी जो इसके एक्सी हेक्स वैल्यू बोलते हैं, इसकी हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है आपको फॉर्म के इंस टाइप में। इंस टाइप जो एट्रीब्यूट होता है कब यूज करते हैं, फाइल के केस में इंस टाइप का वैल्यू रहेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा इंस टाइप, एंड देन इसके तीनों जो वैल्यूज़ हैं उसका एक अलग मीनिंग निकल के आता है। अगर आप विदाउट एनी इनकोडेड फॉर्मेट में सेंड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्लेन में भी कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है प्लेन टेक्स्ट में सेंड करना। और फाइल के लिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और इसके लिए अब नॉर्मल जो है बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है एप्लीकेशन XWW फॉर्म URL इनकोडेड। दोस्तों फाइल के अलावा अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं और यहाँ पे हम लोग एक और एट्रीब्यूट मिल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि ब्राउज़र का एक एडिशनल प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ये होता है कि हम जो कुछ भी पहले से डाले थे, एक बार फॉर्म फिलअप कर दिए और सेकेंड टाइम अगर हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमको सजेस्ट करेगा प्रीवियस वाला डेटा। तो देख सकते हैं एडिशनल नेम, एड्रेस लेवल 1, एड्रेस लेवल 2, ये इतने सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑफ है, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो पहले वाले जो डेटा हैं जो पहले कभी आपने फ्यूचर में डाला था वो सजेशन में आ जाएगा और उसे यूज़र बड़े आसानी से फिलअप करेगा। मीन्स वो पहले से कंप्लीटेड आएगा, पहले से फिलअप हुआ आएगा। अब ये सभी के लिए काम नहीं करता है, मीन्स इनपुट टाइप बुलियन के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि बुलियन में के लिए ये सपोर्ट नहीं करता, एट्रीब्यूट है ही नहीं उसके लिए। ऑटो कंप्लीट बुलियन के लिए, किसके लिए? हिडन के लिए हो सकता है, टेक्स्ट के लिए हो सकता है, URL के लिए हो सकता है, टेलीफोन अगर डालना है तो TEL कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एंड देन नंबर के लिए हो सकता है ऑटो कंप्लीट। तो लेट से हम लोग यहाँ पे नंबर के लिए ट्राई करते हैं। नंबर, ऑफ कोर्स नेम तो नंबर, नेम किसी का नंबर तो नहीं हो सकता है, बट समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और एक बार यहाँ पे डालें तो पहले वाला डेटा ये है हमारा ऑटो कंप्लीट ऑन, इसको ऑन कर देते हैं एंड देन एक बार फिर से ट्राई करते हैं। दोस्तों टाइप हिडन के लिए जो ऑटो कंप्लीट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मली ऑटो कंप्लीट ऑन कर देने से जो है डेटा फिलअप हो जाता है, अलग अलग ब्राउज़र में थोड़ा अलग टाइप से भी बिहेव कर सकता है। तो कौन सा चीज़ किस ब्राउज़र में सपोर्ट करता है उसे आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। तो ऑटो कंप्लीट आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑफ करेंगे तो सबमिट नहीं करेगा। एक बार हम लोग ऑफ करके देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम ऑन किए थे तो सजेशन में आ रहा था, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा था,
बट अगर आप ऑफ कर देंगे, आप कभी कभी किसी कंडीशन में आप नहीं चाहते कि ऑटो सजेशन में आए, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी सजेशन में नहीं आ रहा है, अगर ऑन करते तो सजेशन में आता। तो यहाँ पे हम ऑन करके दिखाते हैं, जैसे लास्ट टाइम आ रहा था। ऑन करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सजेशन में आ रहा है। ये सारा देखिए प्रीवियस डेटा मैंने पहले कभी इंटर किया होऊंगा इन नेम के लिए, तो नेम फील्ड के लिए जो डेटा इंटर किए थे वो पहले से आ रहा है। एड्रेस अगर इंटर किए रहते तो एड्रेस आता, ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है दोस्तों, बैंक में आपने नोटिस किया होगा कि अकाउंट नंबर डलवाते हैं एंड देन बोलते हैं कि कंफर्म योर अकाउंट नंबर, मीन्स 2 बार डालने के लिए बोलते हैं। अगर ऑटो कंप्लीट कर देंगे, 2 बार डलवाने का पर्पस यही होता है कि एक बार बाय चांस आपने अगर डाला, अगर गलत डाल दिया या फिर दूसरा बार आपने डाला तो आपने दूसरा बार कुछ और डाल दिया, पहले कुछ और था, मीन्स मिस मैच हो जाएगा। तो आप पहले से सतर्क रहेंगे कि मिस मैच हुआ है मतलब सेम नहीं है, तो फिर से आप उसे चेंज करेंगे। तो ऑटो कंप्लीट अगर होगा या फिर कॉपी पेस्ट अगर करने का फीचर अगर मौजूद होगा तो आप फटाक से यहाँ से कॉपी कर दिए और पेस्ट कर देंगे या फिर ऑटो कंप्लीट कर देंगे। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप एग्जैक्टली टाइप नहीं किए हैं। टाइप करवाने का पर्पस ये है कि आप करेक्ट टाइप करें और एक बार कन्फर्म्ड हो लें, और जो ह्यूमन एरर है वो उसकी संभावनाएं कम हो जाए। तो उस कंडीशन में आप जो है ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ऑटो कंप्लीट हो, तो इसको ऑफ कर दीजिए। उसी टाइप से ईमेल के लिए भी है, ईमेल के लिए भी कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो इनपुट टाइप के वैल्यूज़ हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। यूआरएल के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, एंड देन ईमेल के लिए होता है, नंबर के लिए होता है, पासवर्ड सबके लिए होता है। बट बुलियन के लिए नहीं होता। बुलियन इट मीन्स, बुलियन भी एक एट्रीब्यूट है। बुलियन दोस्तों मतलब बुलियन एट्रीब्यूट नहीं, मीन्स जैसे चेक बॉक्स हो गया, तो चेक बॉक्स का टाइप क्या है, बुलियन है, तो उसके लिए काम नहीं करता। चेक बॉक्स के लिए काम नहीं करता, रेडियो बटन के लिए काम नहीं करता, और फाइल के लिए भी काम नहीं करता। फाइल ऑटो कंप्लीट कैसे कीजिएगा, हो सकता है वो फाइल मौजूद ना हो आपके सिस्टम में, तो फाइल के लिए भी ये सपोर्ट नहीं करता, ये वैलिड नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सभी के लिए, सभी इनपुट टाइप के जितने भी वैल्यूज़ हैं सभी के लिए वैलिड है। याद रखिएगा, चेक बॉक्स रेडियो एंड फाइल के लिए वैलिड नहीं है। हिडन के लिए वैलिड है, बट हिडन थोड़ा सा अलग टाइप से काम करता है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसे हम आई थिंक लेंदी नहीं करना चाहते। अब छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम लोग बहुत ही रेयर केस में, मीन्स रेयरेस्ट केस में हम लोग यूज करते हैं ये जो टाइप है हिडन, एंड इस टाइप का एट्रीब्यूट जो है ऑटो कंप्लीट। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे जो रेयर चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। न इंटरव्यू में आएगा, न कोड करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आ जाता है, उसे बोलते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस मतलब क्या, कि आप फोकस करवाना चाहते हैं कि पहले इसे भरो। तो मान लीजिए नेम है एंड ईमेल है, तो ईमेल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑटो फोकस कर सकते हैं। तो ऑटो फोकस ये एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे, ये भी इनपुट के लिए वैलिड होता है। ऑटो फोकस हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ऑटो फोकस जैसा कि नेम है, ये फोकस कराने वाला चीज़ है। तो दोस्तों अगर किसी का टाइप हिडन है तो उसमें कैसे फोकस कराएंगे, वो तो ऑलरेडी हिडन है, तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट नहीं बना है। ये नॉर्मल से कॉमन सेंस की भी बात है। तो ऑटो फोकस है, तो अगर हम इसे रीलोड करेंगे तो देखिए पहले से आ रहा है कि टाइप ईमेल, क्यों, क्योंकि मैंने इसे ऑटो फोकस पे किया है। इसमें कोई वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं है, ये जस्ट इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। ऐसे
ऐसे लिख दिए। अगर हम इसे रीलोड करेंगे तो देखिए फोकस हो रहा है, इस पे आ रहा है। एक बार फिर से रीलोड करते हैं, देखिए बोल रहा है कि ये टाइप करने के लिए फोकस हो रहा है। ये थोड़ा सा देखने से भी लग रहा है कि फोकस हो रहा है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं उसका बोल्ड हो गया है, एंड देन टाइप करने के लिए ब्लिंक कर रहा है। तो ये फोकस करवा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यू अगर डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, बूलियन फॉर्म में डाल सकते हैं। मीन्स ऑटो फोकस येस या नो, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कर देंगे तो ऑटो फोकस होगा, फॉल्स कर देंगे तो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स डाल सकते हैं। ये बूलियन, अब देखिए हर एक जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, उसका एक होता है कि आप बूलियन फॉर्मेट में है या किस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो जैसे ऑटो कंप्लीट था, ऑटो कंप्लीट ये ऑन था, ऑफ था। बूलियन के अलावा और भी इसके प्रॉपर्टी थे, उसके वैल्यू हो सकते थे। तो जैसे और भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग बहुत ही रेयर यूज करते हैं, जो जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं भी ऑटो कंप्लीट केवल ऑन एंड ऑफ के लिए ही यूज किया हूँ। अदर चीज़ें भी हैं जो रिक्वायरमेंट जब आता है, जब ऐसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो वो सारे ऑप्शंस हैं, उस समय हम लोग यूज करते हैं। अभी क्योंकि वो रेयर यूज होता है, इसीलिए हम लोग अभी उसको बारे में नहीं देख रहे हैं। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब यूज होने वाला चीज़ है। आपको लग रहा होगा कि ये सब भी यूज होता है, बट देखने से भी दोस्तों लग रहा है कि ये सारे यूज होने वाले पार्ट हैं। तो ये हो गया ऑटो फोकस। इसे भी ट्रू एंड फॉल्स में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये बूलियन एट्रीब्यूट है। अब जैसे रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, तो उसके लिए एक स्पेशल अलग से एट्रीब्यूट आ जाते हैं। चलिए रेडियो बटन के लिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इनपुट टाइप, चेक बॉक्स के लिए देख लेते हैं। टाइप हो गया चेक बॉक्स, चेक बॉक्स हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो चेक बॉक्स है ना, पहले से चेक्ड आए, मतलब चेक किया हुआ आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड, इसी को ट्रू कर देंगे, ठीक है। ट्रू कर देंगे तो पहले से चेक्ड आएगा। देखिए, देखते हैं। तो ये हो गया इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, देखिए चेक्ड आ रहा है। इसको अनचेक भी किया जा सकता है, बट ये पहले से ही चेक्ड आ रहा है क्योंकि हम इसे ट्रू कर दिए थे। इसको फॉल्स करते तो ये चेक्ड नहीं आता। दिखाते हैं। ओके दोस्तों, फॉल्स के कंडीशन में भी चेक्ड जो है, ये हमारा चेक्ड ही आ रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो टाइप हम चेक बॉक्स चेक्ड फॉल्स किए हैं, ऐसा करके कुछ होता नहीं है। अभी फ़िलहाल जो हम लोग यूज करते हैं वो चेक्ड यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी डालेंगे वो चेक्ड ही आएगा। तो हम यहाँ पे चेक्ड ये वाला यूज करते हैं। तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑफकोर्स चेक्ड ही आएगा। अगर हम इसे कुछ भी नहीं देंगे तो अब हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, चेक्ड बस। इतना अगर हम भी डाल दें तब भी ये चेक्ड आएगा। देखिए चेक्ड आ रहा है। तो अगर हमको इसको चेक्ड करवाना है तो चेक्ड ऐसे कर देंगे, एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। अगर आप इसे अनचेक करना चाहते हैं तो इस एट्रीब्यूट को नहीं डालेंगे। सिंपल सी बात है, नहीं डालेंगे तो पहले से अनचेक्ड वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट होता है वो अनचेक्ड वाला होता है। तो वो यहाँ पे पहले से अनचेक्ड होके आएगा। तो तो कुछ इस प्रकार के ये एट्रीब्यूट हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है डिसेबल्ड। अब जैसे यहाँ पे हम टाइप को टेक्स्ट कर देते हैं एंड देन इसको डिसेबल्ड कर देते हैं। अब अभी क्योंकि हम लोग टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी के लिए इन सब चीज़ों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अननेसेसरी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसे भी हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। इमेज भी हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, मीन्स उसको जस्ट कमेंट आउट कर दे रहे हैं। एंड देन ये सबमिट का भी अभी कोई काम नहीं है। तो दोस्तों हम लोग टाइप टेक्स्ट है तो हम लोग इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई इसे टाइप करे, तो डिसेबल्ड यहाँ पे कर दिए। डिसेबल्ड करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए
यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है पहले से, यहाँ पे वैल्यू देख रहे होंगे, वैल्यू से लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू डिफ़ॉल्ट नेम 1 कर देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट नेम 1 लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। देखिए डिफ़ॉल्ट नेम 1 आ रहा है, बट हम इसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे डिसेबल कर दिया। डिसेबल कर देने पे फॉर्म जो है जब सबमिट होता है, ओके, तो ये पार्ट सबमिट ही नहीं होता है। अब इसका जो कलर भी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फेड कलर में आ रहा है, और थोड़ा सा डीम्ड कलर आ रहा है, डीमर कलर, और कुछ इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि अब ये इसको यूज नहीं किया जा सकता है, नॉट अवेलेबल फॉर यूज। तो कई बार ऐसे होते हैं जो हम लोग एक बार डाल देने के बाद उसे डिसेबल कर देते हैं, बोलते हैं कि अब हम इसे यूज दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये ऐसे करेंगे क्यों डिसेबल्ड? तो क्या होता है कि कभी कभी होता है कि आप कंट्री सेलेक्ट किए एंड देन उसके अकॉर्डिंग स्टेट आ गया, तो स्टेट सेलेक्ट कर लिए, तो कंट्री वाला जो है डिसेबल्ड होना चाहिए। मतलब कंट्री आप डाले, इट्स आई नो कि ये बेस्ट एग्जांपल तो नहीं है, बट मान के चलिए कि आपने कंट्री डाला, एंड कंट्री डालने के बाद दोस्तों स्टेट उसी के अकॉर्डिंग डिटेल उसका जो है सेलेक्ट करने के लिए उसी से रिलेटेड स्टेट आया, तो स्टेट आप सेलेक्ट कर दिया। फिर कंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो कंट्री चेंज करेंगे तो क्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कंट्री के अकॉर्डिंग ही स्टेट आपने सेलेक्ट किया है। तो आप फिर उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है उसको डिसेबल कर सकते हैं उस फील्ड को। तो ये डिसेबल्ड एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगेन एक बूलियन एट्रीब्यूट है, इट मीन्स आप ट्रू एंड फॉल्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल डिसेबल्ड भी लिख सकते हैं, और इसे हम लोग फॉल्स भी कर सकते हैं। फॉल्स करेंगे तो लेट से कि ये कैसे काम करता है। देखिए फॉल्स फॉल्स के कंडीशन में भी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अगर आप मीन्स अब जो यूज होता है वो यूज होता है डिसेबल्ड डाल दीजिए, डिसेबल्ड हो जाएगा, या फिर मत डालिए, कुछ भी मत डालिए। मीन्स कुछ नहीं, अगर डिसेबल नहीं करना चाहते तो मत डालिए, एट्रीब्यूट यूज ही मत कीजिए। जस्ट लाइक मैंने इससे पहले चेक बॉक्स के लिए चेक्ड वाला दिखाया था, तो कुछ इस प्रकार से ये भी है। दोस्तों इसका जो रियल सिंटैक्स अगर आप डिसेबल्ड का डालना चाहते हैं तो डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा डिसेबल्ड जैसा ही मिलता जुलता एक और एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली। तो इसे हम लोग यहाँ पे रीड ओनली लिख देते हैं। अब रीड ओनली लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए रीड ओनली डिसेबल किए थे तो थोड़ा सा डीम कलर में आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अब हम इसे यूज नहीं कर सकते, हम उसे टाइप नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग रीड ओनली करेंगे तो यहाँ पर भी आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, बट डिसेबल जैसा प्रॉपर्टी थोड़ा सा डीम्ड कलर और में नहीं था, मीन्स वो देखने से भी लग रहा था कि इसे यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे रीड ओनली के कंडीशन में क्या है, इसे यूज तो कर सकते हैं बट अभी हम टाइप नहीं कर सकते। मीन्स करेंटली वो यूज्ड में तो है, करेंटली ये यूज्ड में है, बट यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि वो रीड ओनली है, मतलब केवल आप पढ़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कोई क्यों करने जाएगा, फिर ये फील्ड देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ा, इनपुट के अंदर लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ा, ऐसे ही दिखा देते। तो दोस्तों कभी कभी फॉर्म में क्या होता है कि वो लगना चाहिए कि ये फील्ड है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बार ऐसा भी समय आता है कि इसे हम एडिट भी कर सकते हैं, ओके, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, या कुछ एक एक्शन पे। लेट से कोई एक चेक बॉक्स है, उसको जो चेक करेगा वही उसको टाइप कर पाएगा, अनचेक करने वाले नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग रीड ओनली कर सकते हैं कि अब रीड करने वाला करने लायक है या फिर टाइप करने लायक है, ओके। तो इसीलिए ये इंडिकेट करता है कि ये फील्ड तो है, टाइप भी किया जा सकता है, बट अभी हम नहीं कर सकते, अभी केवल पढ़ सकते हैं किसी भी रीजन से। सपोज एट अपडेट के कंडीशन में, तो एक ही फॉर्म यूज किए हैं, फॉर्म को मान लीजिए फॉर्म को अपडेट करना है, ठीक है, यूज़र के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है,
यूज़र ने एक इन्फॉर्मेशन डाला, फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म सेव हो गया डेटाबेस में जाकर, और वो फिर से एडिट करना चाहता है। तो एडिट में सारे फील्ड को एडिट नहीं कर सकता है, कुछ ही फील्ड को एडिट कर सकता है। बट जो आप फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो डायनेमिक है, एक ही फॉर्म यूज कर रहे हैं, एक ही कोड, मतलब फॉर्म का कोड है, एक ही यूज करते हैं, सेव करने के लिए भी और अपडेट करने के लिए भी। तो अपडेट के केस पे सभी फील्ड को आप अपडेट करने का परमिशन नहीं दे सकते, उसके लिए आप रीड ओनली यहाँ पे दे सकते हैं। अब रीड ओनली एट्रीब्यूट सभी के पास नहीं होता, जैसे सिलेक्ट बॉक्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, बटन हो गया, उसमें रीड ओनली नहीं होता। ओके, सिलेक्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट बॉक्स के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। एक सिलेक्ट बॉक्स भी होता है, सिलेक्ट है, एंड देन सिलेक्ट के अंदर ये सिलेक्ट का फील्ड आ जाएगा और उस फील्ड में कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे, तो हम लोग ये भी ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आई थिंक इसके बारे में बाद में डिस्कस करना होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आई थिंक 1.5 घंटे का ये वीडियो है, 1 घंटा 35 मिनट 56 सेकेंड चल रहा है। तो देखिए ये जो है ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट बॉक्स है। तो सेलेक्ट के लिए थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए ये काम नहीं करता है। ये जो रीड ओनली है ये, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो रीड ओनली और डिसेबल में आप डिफरेंस समझ गए। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, और कभी कभी आपको लगता है कि यूज़र को तो टाइप नहीं करवाना है ना, तो रीड ओनली ही कर देते हैं। बट दोस्तों, अगर रीड ओनली अगर आप करेंगे तो वो डेटा से मीन्स अगर प्रोसेस होगा, डेटा जब पोस्ट होगा तो वो भी डेटा जाएगा। अगर आप डिसेबल करते हैं तो वो स्किप हो जाता है। और जब एक एक, अब होता क्या है, कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है, तो एक फॉर्म के फील्ड को जैसे ही फिल करता है यूज़र, तो नेक्स्ट में वो फोकस होने लगता है। ठीक है, फोकस होता है कि अब नेक्स्ट वाला फिल करो, फिर नेक्स्ट वाला फिल करो, तो ऐसे फोकस होता है। तो जो डिसेबल है उसमें फोकस नहीं होगा, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, अब हम इसे यूज मीन्स यूज नहीं कर सकते। और आपने कभी नोटिस किया होगा, हम लोग टैब यूज करते हैं। तो अगर हम लोग टैब यूज करते हैं, इसे जो हमने कमेंट किया था उसे फिर से वापस ले आते हैं अभी के लिए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग टैब यूज करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म पे चले, डिफरेंट जो फॉर्म के फील्ड हैं वहाँ पे चले जाते हैं, राइट। तो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ये फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, टैब यूज करते जा रहे हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते जा रहे हैं टैब यूज करके। बट अगर डिसेबल अगर यूज कर देंगे तो वो पार्ट स्किप हो जाता है। अगर हम टैब यूज करते हैं तो वहाँ पे जाता ही नहीं है। मतलब डिसेबल का मतलब ऐसा मानिए कि अब इस फॉर्म का पार्ट ही नहीं रहा, अब ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डिसेबल्ड कर देते हैं, तो डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड। ये डिसेबल्ड है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और टैब का इस्तेमाल करूँगा, तो देखिए टैब यूज कर रहा हूँ, तो देखिए डायरेक्टली इस चेक बॉक्स के बाद मैसेज पे आ जा रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी इस जगह पे है, नेम पे है, फिर इस चेक बॉक्स के पास गया, फिर डायरेक्टली इस जगह पे आ गया, स्किप हो गया। तो ये जो चेक डिसेबल है और रीड ओनली है, ये बहुत ही लोग कंफ्यूज करते हैं इसको लेकर। फॉर्म सबमिट भी करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। जैसे एक बार करके देख लेते हैं। तो हम लोग नेम तो ऑलरेडी है, चेक बॉक्स में चेक कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम, सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे ही किया तो यहाँ पे देखिए नेम आया एंड देन मैसेज, बट नेम एंड मैसेज यहाँ पे गया, और यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ईमेल गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईमेल प्रोसेस ही नहीं हुआ, क्योंकि इसे डिसेबल कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो एट्रीब्यूट होता है वो मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ, एंड देन अगला जो प्रॉपर्टी होता है, अगला जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, जो भी मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट बता रहा हूँ वो मान के चलिए कि वो इम्पोर्टेंट ही है। वो हम लोग रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो यूज करते हैं। तो एक होता है रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे डाल दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड डाल देने पे जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिए
तो अगर हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट ही नहीं होगा। ये बोल रहा है कि प्लीज़ फिल्ड आउट दिस फील्ड, इस फील्ड को मुझे फिलअप करना ही होगा, ऐसा आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब ये किसके किसके हैं? तो सभी के लिए हैं, जितने भी इनपुट के टाइप हैं सभी के लिए हैं, बट हिडन के लिए नहीं है। हिडन के लिए हो कैसे सकता है? रिक्वायर्ड। रेंज के लिए नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ ना कुछ सेट होता है। कलर के लिए नहीं है। अगर हम लोग टाइप कलर यूज करते हैं और रिक्वायर्ड यूज करते हैं, कोई मतलब नहीं है ना। कलर अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसके लिए वो एट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, तो इसलिए नहीं होता। और बटन के लिए इनपुट टाइप, अब देखिए मैं यहाँ पे बटन टैग भी यूज किया हूँ। बटन के लिए इनपुट भी यूज कर सकते हैं और बटन भी यूज कर सकते हैं। जनरली जब फॉर्म से रिलेटेड चीज़ों से डील करना होता है तो हम लोग इनपुट यूज करते हैं। तो इनपुट यहाँ पे कर देते हैं एंड देन वैल्यू यहाँ पे रहेगा, वैल्यू को कर देते हैं सबमिट। यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू हो गया सबमिट। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि इनपुट मीन्स टाइप सबमिट है, तो इसमें रिक्वायर्ड आप नहीं डाल सकते, कलर में भी नहीं डाल सकते। कलर तो देखिए कलर पिक करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर आ रहा है। यहाँ पे रिक्वायर्ड हटा के देख लेते हैं एक बार कैसा आ रहा है। ब्लैक ही कलर आ रहा है, तो मतलब इसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू आता ही है। तो रिक्वायर्ड करने का कोई यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, नहीं करना चाहिए। करेंगे तो कुछ एरर तो नहीं आएगा, बट यूज नहीं करना चाहिए। और उसके लिए काम भी नहीं करता, क्योंकि पहले से ही सपोर्टेड, पहले से ही कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। रेंज के लिए भी वही है, बटन के लिए ऑफ कोर्स अलग इस्तेमाल करते हैं, तो रिक्वायर्ड हो ही नहीं सकता। एंड देन बटन के अलावा हिडन फील्ड के लिए, हिडन वो ऑलरेडी हिडन है और उसको रिक्वायर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। हिडन का एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं दिया गया है कि उसे रिक्वायर्ड। अब देखिए हिडन है, अब यूज़र क्या सोचेगा? यूज़र सोचेगा कि सबमिट कर रहे हो क्यों नहीं रहा है। यूज़र तो परेशान रहेगा ना कि ये तो सारा तो फिल कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी सब कर दिए, बट फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी बोल रहा है कि एक फील्ड मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? हिडन है तो उसको तो नहीं मालूम है। नॉर्मल जो यूज़र होता है हिडन फील्ड के बारे में तो उसे कोई आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों हिडन फील्ड के लिए ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं होता। अगला दोस्तों आ जाता है साइज। तो मान लीजिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम लोग साइज लिख सकते हैं। तो लेट से साइज लिख लिख ये एक एट्रीब्यूट है साइज। तो दोस्तों यहाँ पे साइज जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट के लिए सपोर्ट करेगा, ईमेल पासवर्ड के लिए साइज सपोर्ट करता है। तो साइज px में हो सकता है। तो सपोज दैट हम यहाँ पे सपोज दैट 100 px लिख देते हैं, 100 px। थोड़ा सा स्टाइलिंग से रिलेटेड ये एट्रीब्यूट आ जाता है। इसे मैं रिप्लेस करूँगा, देखिए इसका साइज़ बढ़ गया। तो साइज़ को अगर हम लोग बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा स्टाइलिंग से रिलेटेड है। अगर हम लोग CSS के माध्यम से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से कर सकते। बट क्योंकि ये बहुत ही जनरल पर्पस है, मीन्स बहुत ही जेनरिक हो जाता है, कभी कभी साइज यूज करना पड़ता है हम लोग को, तो हम लोग बड़े आसानी से ऐसे यूज कर सकते हैं। साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं, मीन्स px के फॉर्म में। अब CSS बताएंगे तो ये सब बताएंगे px क्या होता है और अदर जो भी चीज़ें हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ये भी एट्रीब्यूट है। अब उसके अलावा विड्थ भी है, ठीक है। तो विड्थ है, विड्थ भी आप दे सकते हैं कि कितना होना चाहिए। ओके, विड्थ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे साइज आप कर सकते हैं।
विड्थ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट इमेज के कंडीशन में दोस्तों विड्थ काम करता है। ठीक है, तो इमेज के कंडीशन में विड्थ आप यूज कर सकते हैं, इसके कंडीशन में साइज यूज कर पाएंगे, SIZD। सो आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ द जो भी इनपुट के टाइप्स हैं और उनके जो एट्रीब्यूट हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा जो दोस्तों एट्रीब्यूट है, वो फॉर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है दोस्तों फॉर्म फॉर्म मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म मेथड लिखते हैं, फॉर्म FORM, फॉर्म मेथड। ओके, फॉर्म का ये एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि ये सजेशन में नहीं आ रहा है, ये इनपुट टाइप के लिए है। अगर टाइप सबमिट अगर है या फिर बटन है, आई थिंक बटन के लिए तो नहीं, सबमिट के लिए है, फॉर्म मेथड है। और गेट एंड पोस्ट ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए गेट अगर किए। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि ये मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन से मेथड में ये सबमिट होना चाहिए, तो इसे जो है बाईपास कर सकते हैं, ऐसे गेट एंड पोस्ट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही अंडररेटेड भी है, लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जनरली मेथड जो फॉर्म का प्रॉपर्टी है उसके लिए इस्तेमाल करते, इसके लिए नहीं करते। तो इसे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो कौन सा मेथड यूज होगा आप स्पेसिफाई कर दीजिए यहाँ पर भी, तो वो भी काम आ जाता है। उसी टाइप से होता है फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेट मतलब क्या, आपने यहाँ पे डाला था कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब ये फील्ड फॉर्म सबमिट ही नहीं कर सकते जब तक कि जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व ना करें। जैसे टाइप पासवर्ड, और पासवर्ड आपने गलत डाल दिया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसमें बोलेगा कि आपका पासवर्ड गलत है, पासवर्ड नहीं, ईमेल। तो जैसे ईमेल के कंडीशन में क्या @ होना चाहिए, अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में, करेक्ट फॉर्मेट में अगर आपने नहीं डाला तो उस कंडीशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो एक नोटिफिकेशन जो एक बार आ जाता है, वहाँ पे एक आएगा कि आप जो है ये गलत डालें, उसको सही कीजिए। बट आप ये चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हम बाईपास कर दें उस वैलिडेशन को। तो फॉर्म वैलिड कर यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो किसी किसी कंडीशन में बहुत यूजफुल हो जाता है ये फॉर्म वैलिडेशन। दोस्तों एक और कन्फ्यूजन वाली बात है यहाँ पे, एक और कन्फ्यूजन वाली एट्रीब्यूट है, वो है मीन एंड मैक्स लेंथ एंड मीन लेंथ। अब देखिए, अगर हम लोग मीन डालते हैं तो अगर हमारा टाइप अगर यहाँ पे टेक्स्ट ना होकर, ठीक है, अगर ये रेंज है, ये डेट है, मंथ है, वीक है, टाइम है, तो हम लोग रेंज डाल सकते हैं कि मिनिमम ये होना चाहिए। सपोज डेट है, तो डेट हम चाहते हैं कि सपोज दैट हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947, ठीक है, तो 1947 के बाद का ही डेट हम अलाउ करेंगे, उससे पहले का नहीं करेंगे। तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसका एक लिमिट है, इसी बीच के अंदर ही डालो। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मीन एंड मैक्स। डेट के लिए काम करेगा, मंथ के लिए काम करेगा, वीक के लिए, टाइम के लिए, और रेंज के लिए ये काम करेगा। उसी टाइप से मैक्स भी है, मीन और मैक्स। अब टेक्स्ट के लिए दोस्तों मीन लेंथ एंड मैक्स लेंथ होता है कि इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, कितना कैरेक्टर तक का होना चाहिए। नंबर है तो कितना नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो कितने उसका नंबर क्या होना चाहिए कैरेक्टर का, तो वो होता है मीन एंड मैक्स में, मीन लेंथ एंड मैक्स लेंथ में उसका लेंथ। अब मीन और मैक्स डालेंगे तो ये डेट के लिए डाल सकते हैं, डेट वो मैं बताया, डेट, मंथ, वीक, टाइम, ये सब। नाउ दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट इनपुट फील्ड के जो टाइप्स थे
और जो एट्रीब्यूट्स है उन्हें हम लोगों ने डिटेल में जानने का प्रयास किया। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और 1 मिनट 50 मिनट ऑलरेडी होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अभी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और भी चीज़ें हैं, लाइक मैंने अभी डिस्कस नहीं किया यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स के बारे में, तो सिलेक्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं HTML के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल करेंगे। फॉर्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, कई सारे एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं, कई सारे यहाँ पे टैग्स अवेलेबल हैं और इन सब को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप इसी फॉर्म के फील्ड के साथ डील करने वाले हैं और फॉर्म से रिलेटेड चीज़ों को से डील करेंगे, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेब एप्लीकेशन मतलब फॉर्म, ये मान के ही चलिए वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो फॉर्म से ही डील करना होगा आपको। ओके, यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना है, उसको प्रोसेस करना है, डेटाबेस में सेव करना है, तो उसके इतना जानने के बाद आप खुद कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। और एक दो जो मिस हो गया है, आप जब रिक्वायरमेंट आएगा, बहुत रेयर रिक्वायरमेंट आता है जो मिस हुआ है, वो ज़्यादा ब्रॉडली यूज नहीं होता है, जो यूज़ में होता है फेमस है वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो जानने के लिए ठीक लगते हैं, बट रियल लाइफ में हम लोग कभी ऐसा मौका नहीं आता जिसे यूज करते हैं। ओके, कभी आ गया तो बहुत रेयर है, और अदरवाइज़ उसके अल्टरनेट मौजूद हैं जिसके वजह से हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ता। तो ऐसे जो एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों, उसे हो सकता है कि वो मिस हो गया होगा, तो उसे आप नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। आई थिंक अगर कोई ऐसा मिस हो गया तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।